ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मैं चुनाव क्यों लड़ूं और सभी चुनाव लड़ेंगे, तो फिर प्रचार कौन करेगा? सिंधिया जी की ये बात बहाना है या डर है, इसी बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक श्री राकेश अचल जी। आपका स्वागत है अचल साहब हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी जी। आज हमारी इस बातचीत का विषय यही है कि सिंधिया जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा। बात बिल्कुल सही भी है। आपको क्या लगता है, ये केवल उनका बहाना तो नहीं है कहीं चुनाव लड़ने से, कि अगर मैं भी चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा और अगर हार गया तो क्या कहेंगे आप? धन्यवाद प्रकाश जी। देखिए, मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने परोक्ष रूप से ये मना भी कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर सभी चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार कौन करेगा। ये बहाना नहीं है, ये उनका संकल्प है। और अगर आप सिंधियाओं की राजनीति को उठाकर देखें, शुरू से, जब से राजमाता सिंधिया इस परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजनीति में आई, क्योंकि महाराज तो उस समय के शिवाजी राव राजनीति में कभी उतरे नहीं। राजमाता आई और राजमाता के बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने 3 दशक तक राजनीति की और 2 दशक से ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में है। इन तीनों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा किंग मेकर बने रहने की कोशिश की है और कभी खुद किंग बनने की कोशिश नहीं की। ये आप अतीत में चले जाएं, 1967 में जब पंडित डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, तब मौका था कि राजमाता चाहती तो अपने हाथ से अपने सिर पर वो मुकुट रख लेती, मुख्यमंत्री बन जाती, लेकिन वो नहीं बनी। 1985 में जब अर्जुन सिंह जी को कुछ खास वजह से मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ा, उस समय माधवराव सिंधिया के सामने ये बहुत आसान होता कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन 72 घंटे तक मध्य प्रदेश बिना मुख्यमंत्री के रहा और जिसको माधवराव सिंधिया ने चाहा वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना। मोतीलाल वोरा का भाग्य खुला उस समय। और यही स्थिति 2020 में आपने देखा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से बगावत कर निकले, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उन्होंने जो दुर्लभ संधि भारतीय जनता पार्टी के साथ की, उसमें मुख्यमंत्री बनने की कोई बात नहीं थी। उसमें सीधी सीधी बात थी कि वो केंद्र की राजनीति में रहना चाहते हैं, रहे हैं, और राज्यसभा उन्हें भेजा जाए, और उन्हें राज्यसभा भेजा भी गया और तत्काल मंत्री भी बना दिया गया। तो इसलिए ये अटकलबाजियां वे लोग हैं जो सिंधिया से कांग्रेस में भी परेशान थे और भारतीय जनता पार्टी में भी परेशान है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में हारे थे, वैसे ही उनकी मिट्टी विधानसभा चुनाव में भी कुटे। जैसे 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, उन्हें भी उतारे। तो ये बहुत ही एक तरह से अकाल्पनिक बातें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां तक मेरा ज्ञान है, कि कभी भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और उन्हें विवश भी नहीं किया जा सकता। इसकी वजह आपको बताऊं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज के जो हमारे भाग्य विधाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी संसदीय अनुभव में पुराने हैं। माननीय नरेंद्र मोदी तो 2014 में लोकसभा में उन्होंने प्रवेश किया। ये तो 2002 में अपनी पिता की मृत्यु के बाद ही सीधे उपचुनाव में जीत करके लोकसभा पहुंच गए थे। तो इस लिहाज से उनका जो कद है, उनका जो काठी है, वो कहीं भी विधानसभा चुनाव के लिए फिट नहीं बैठती। और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना होता तो ये काम तो 2020 में ही हो जाता। 2023 में तक इसकी प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत थी? जी, अभी मध्य प्रदेश में 94 सीटों पर टिकटों का फैसला होना बाकी है। उसमें से बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं और 67 सीटें वो हैं जहां विधायकों के टिकट पर मंथन हो रहा है। कुछ सीटें, जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, वहां चिंता है कि आखिर क्या होगा, उन सीटों पर क्या होगा। एक नजर डाल लेते हैं इन 67 सीटों पर जहां बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन यहां बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में अभी तक फैसला हुआ नहीं है। एक नजर डाल लेते हैं
चलते चलते क्या क्या है ये, जिन सीटों पर भी फैसला होना बाकी है उनमें अशोकनगर है। मैं एक सेकेंड सर, जो जिन सीटों पर फैसला होना बाकी है उनमें अशोकनगर है, विजयपुर है। ये कुछ लिस्ट आगे पीछे हो रही है, मैं इसको जरा, हाँ, अशोकनगर है, हाँ हाँ मुंगावली है, बीना है, टीकमगढ़, जतारा, पृथ्वीपुर, निवाली, चंदला, जबेरा, हटा, पवई, नागौद, अमरपाटन, सेमलिया, बांधवगढ़, बहुरीबंद, सिहोरा, मंडला, बालाघाट, वारासिवनी, केवलारी, बैतूल, टिमरनी, सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, पिपरिया, विदिशा, बासुदा, कुरवई, नीमच, मनासा, गरोठ, जावरा, रतलाम ग्रामीण, रतलाम उत्तर, उज्जैन, महिदपुर, महू, इंदौर 5, इंदौर 3, धार, जोबट। इन सीटों पर अभी फैसला होना बाकी है। इसके अलावा वे सीटें भी है जहां बीजेपी के लिए चुनौती है, जहां बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह है कि बीजेपी को जिन सीटों पर, एक तो हारी हुई सीटें हैं और जहां विधायक जीत चुके हैं लेकिन फैसला नहीं कर पा रही है बीजेपी। जैसे कुछ सीटों पर तो इतनी बुरी हालत है, जैसे विजयपुर, लखनऊ, खरगोन, इन सीटों पर हार चुकी थी बीजेपी, लेकिन अब क्या करें, वहां तो कुछ फैसला करना मुश्किल है उनके लिए। तो बीजेपी इन हारी सी हुई सीटों पर फैसला करने से बचना चाहती है कि आखिर यहां कौन उम्मीदवार बनना चाहेगा। कोई उम्मीदवार बनना नहीं चाहता। विजयपुर, लखनऊ, खरगोन, ग्वालियर पूर्व, तेंदुखेड़ा, बड़नगर, ग्वालियर, दक्षिण भोपाल पश्चिम, आलोट, दमोह, ब्यावरा, बुरहानपुर, रेगांव, राजगढ़, सरदारपुर, जबलपुर उत्तर, खिलचीपुर, मनावर, सेंधवा, काला पीपल, चितरंगी, चौरई, बड़वा, भगवानपुरा। इनमें से कई सीटें वे हैं जो आदिवासी बहुल इलाका है। मनावर, राजगढ़, सेंधवा, बड़वा, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। तो इन सीटों पर भी कोई नया बलि का बकरा ढूंढ रही है बीजेपी और बकरा मिल नहीं रहा है। तो अभी बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि क्या करे आखिर। तो गुरुवार की रात को, कल रात को जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, सीएम हाउस में हुई थी। हालांकि सीएम हाउस में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जी हाँ हुई। जी और वहां 94 विधानसभा सीटों पर नामों की चर्चा हुई। सिंधिया जी ने बड़े प्रेम से कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सभी अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा। और बीजेपी के लोगों ने जिम्मेदारी सौंप दी कि सब सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी होगी, वो सब कौन कौन यहाँ आएगा, पीएम मोदी आएंगे, शाह आएंगे, इनकी सभाएं करने की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव पे डाल दी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों पर दायित्व दे दिया है कि भाई बड़े नेताओं की मीटिंग होगी तो आप उसमें ताली थाली बजवाने की व्यवस्था कर लेना। अभी तक बीजेपी 136 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और अब मुश्किल यह है कि बीजेपी की विधायकों की सीटें जो जीते थे, जहां सपा का, बसपा का एक निर्दलीय जीता था, वहां भी फैसला होना है। और 24 हारी हुई सीटों पर फैसला होना है। तो कुल मिला के जिन सीटों पर फैसला होना उसमें बीजेपी 94 उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाई। आप जानते हैं कि प्रदेश में चार चार सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, इस तरह 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर उसमें है, प्रहलाद पटेल हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उसमें शामिल ही हैं, राकेश सिंह हैं और लोग हैं। तो ये सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी, आप हमेशा से कहते आए कि सिंधिया परिवार नहीं लड़ेगा। तो क्या सिंधिया परिवार डरता है कि कहीं उसकी दशा भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दशा भी बाबुल सुप्रियो जैसी ना हो जाए? अभी तो केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा में गए हैं। अगर हार गए तो लोग बोलेंगे जिस व्यक्ति की हैसियत, औकात शब्द कहना ठीक नहीं होगा उनके लिए, कि जिस व्यक्ति की हैसियत विधायक बनने की भी नहीं है, उसे बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया क्योंकि दल बदल करके आए थे, सरकार गिरवाई थी, और केंद्र में मंत्री बना दिया था। लेकिन जिस व्यक्ति की औकात तो विधायक बनने की भी नहीं, क्या डर गए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि सिंधिया विधानसभा चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी दिलचस्पी विधानसभा चुनाव में लड़ाने की है, लड़ने की नहीं है, कभी भी नहीं रही। सिंधिया, माधवराव हम तो सिंधिया की राजा जो हैं, उनकी
हम तो वो महाराजा राजा हैं। महाराजा हैं, हम वो लोगों को चुनते हैं, उन्हें जिताते हैं, और ये काम बरसों से उनके यहाँ चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। जब वो हाँ भारतीय जनता पार्टी में आए तो भी अपना फौज फांटा लेके आए थे, वो तो हारे हुए सांसद थे, लेकिन वो अपने जीते हुए विधायकों को, जिसमें मंत्री भी थे, लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और अभी तक जितने जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उनमें अधिकांश उनके जो समर्थक थे उनको टिकट मिल गया है। अब जिन सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, उन सीटों पर भी ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जी अपनी पसंद बता दें। तो सिंधिया जी ने जो पसंद बताई है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। खास तौर पर जैसे उन्हीं के गृह जिले में आप देखें तो ग्वालियर पूर्व में कांग्रेस के सतीश सिकरवार हैं, उनके मुकाबले सिंधिया के जो समर्थक हैं, मुन्ना लाल गोयल हैं, वो बीज मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, वो टिकट चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। और महल की तरफ से अगर आप हैं तो दूसरा विकल्प है माया सिंह का। तो माया सिंह अब 70 साल की हो गई हैं, वो लड़ना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें लड़ाना नहीं चाहती। यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से टिकट नहीं चाहती, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में 2019 में छल किया और उन्हें योजना बना के हराया, योजना बना के, इस पे आप गौर कीजिए। नहीं तो जैसे कमलनाथ के सुपुत्र चुनाव में बच गए, वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये भनक पड़ गई होती तो वो भी कैसे भी ध्रुव संधि करके अपनी सीट बचा लेती। ये अब संभव नहीं हो रहा है। इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बलि का बकरा कौन बने। अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं लश्कर पूर्व से, वो कांग्रेस पे सीट है, प्रवीण वहां से पाठक विधायक है कांग्रेस के, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुराने छत्र जितने भी हैं उनको होम कर चुकी है, उनके वंशजों को किसी को भी वो नहीं चाहती कि वहां से टिकट दिया जाए। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अभी कुछ और सांसद अपनी सांसदी को होम करके या तो खुद चुनाव लड़ेंगे या उनके बच्चे चुनाव लड़ेंगे। दूसरे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिन नेताओं की हैसियत पंचायत चुनाव की थी, उन उन नेताओं को सीधे विधानसभा में उतार दिया है। 43 वहां ऐसे प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में चुने गए हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि जो शेष सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां भी आधे विधायकों के टिकट बदले जाएंगे और वहां एकदम नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। हो सकता है वो उनकी जिलाध्यक्ष हो सकता है वो जिला पंचायतों के अध्यक्ष हों। तो आप देखेंगे ये सब काम जो होगा वो हैरान करने वाला होगा, और कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस को उलझाया जाए। लेकिन कांग्रेस की तैयारी, भले ही सूची उनकी अभी तक पूरी नहीं आई है, कोई मतलब औपचारिक रूप से तो कोई नहीं आई, लेकिन उन्होंने 6 महीने पहले से अपने लोगों को चिन्हित करके मैदान में उतार दिया था। वो लोग काम कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशियों से भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे में सिंधिया का विधानसभा चुनाव लड़ने का तो कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। लेकिन सिंधिया इस बार आप देखेंगे कि स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के काम आएंगे। और जैसे 2018 के चुनाव में शिवराज बनाम महाराज था, वैसे 2023 के चुनाव में महाराज बनाम कमलनाथ होगा। कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी अदावत है, और ये माधवराव सिंधिया के समय की अदावत है। और इस अदावत को वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो भी शक्ति है, शिवराज सिंह चौहान के एक मुख्यमंत्री के रूप में जो भी कमाई है, उसके जरिए निपटाना चाहते हैं। इसमें वो कितने कामयाब होंगे ये आपको देखना होगा, और ये विधानसभा चुनाव खुद वो लड़े तो ये संभव नहीं है। अचल साहब, जब 2018 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, कहते हैं तब राहुल गांधी ने निर्देशित किया था कमलनाथ को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बना लिया जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मेरी जगह तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिस प्रस्ताव को कमलनाथ ने नहीं माना और कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, सीनियर मंत्री को ही उप मुख्यमंत्री कहते हैं। तुलसी सिलावट मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बने। बाद में सिंधिया के साथ वो बीजेपी में चले गए। तो ये उप मुख्यमंत्री पद ठुकरा चुके थे, लेकिन लोकसभा चुनाव हारे तब तो बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार रहते हुए लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसा क्यों? मैं यही कह रहा था डॉक्टर साहब, देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस होती तो न होती तो चुनाव हाँ जीतते,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक योजना बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरवाया, क्योंकि उसका भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि कांग्रेस में केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो संभावनाशील नेता हैं, बाकी के सब कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, सब 75-76 साल के हो गए, इनकी पारियां तो अभी आखिरी पारी है। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीतते उस आंधी में, जो आंधी कही जाती है मोदी जी की आंधी थी, तो उनका कद और बड़ा हो जाता। इसलिए उस कद को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई, और अब एक तरह से ये महल के प्रति कृतज्ञता थी। महल जो ग्वालियर का महल कहलाता है, वो जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र केंद्र कहलाता है। वहीं से सारी शक्तियां इन दलों को मिली हैं। भारतीय महल की तमाम संपत्तियां आज भी जनसंघ और उसके पहले आरएसएस की संपत्तियां रही हैं, जिनको आज तक छोड़ा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में ये करना पड़ा। जबकि आप याद करें कि जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस से बाहर आकर चुनाव लड़े थे, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी वापस ले लिया था। तो इनकी निष्ठा महल के प्रति है, लेकिन मजबूरी ने जो काम कराया उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ नहीं पाए। और आज की स्थिति में भी मैं बहुत अपने विश्वास से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व भी ये ताकत नहीं रखता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दे। आज भी नागपुर के संघ मुख्यालय में उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें वहां से जो संरक्षण मिलेगा उसको माननीय मोदी जी भी हटा नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अचल साहब, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की और अपने बहुमूल्य विचार हमसे शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े।